हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ में। क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज़ हम इस चैनल पे लेकर के आए हैं। और इससे पहले हमने क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को हमने कंप्लीट कर चुके हैं 3 लेक्चर में। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्लास 10th सोशल साइंस का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है ऑलरेडी। ये हमारा बच्चों सेकेंड चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले इस चैप्टर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले जाएं और उसे देखें, देन उसके बाद ये लेक्चर हमारा कंप्लीट देखें। लेक्चर ये थर्ड है। यूपी बोर्ड के लिए टारगेट वीडियो लेक्चर हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम सोशल साइंस की सीरीज़ अभी कवर कर रहे हैं। आने वाले हम समय में साइंस और मैथमेटिक्स को भी कंप्लीट करेंगे अपने इस चैनल पे। मेरा नाम है सरफराज अंसारी। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम इससे पहले हम लोग राष्ट्रवाद का अर्थ, भारत में गांधी जी का आगमन, गांधी जी के प्रथम 3 महत्वपूर्ण आंदोलन और बच्चों रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सारी चीज़ें हमने 2 लेक्चर में कवर कर रखा है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का लेक्चर है हमारा खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित। खिलाफत आंदोलन, देखिए खिलाफत का मतलब होता है किसी के खिलाफ होना। तो ये आंदोलन भारतीय लोगों, स्पेशली भारतीय मुस्लिमों के द्वारा शुरू की गई अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। इसीलिए इसका नाम खिलाफत आंदोलन दिया गया। सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय मुस्लिमों ने, साथ ही साथ हिंदू समाज के लोगों ने भी, स्पेशली गांधी जी भी इस आंदोलन में शामिल होते हैं। देखिए होता ये है कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही बेसिकली ऑटोमन तुर्की हार के बाद, मतलब जो टर्की देश है उसके हार के बाद, वहाँ पे खलीफा का पद था। खलीफा का पद जिसे मुस्लिम धर्म का प्रमुख पद माना जाता था। खलीफा के पद को मुस्लिम धर्म का प्रमुख पद माना जाता था। अब देखिए सवाल यहाँ ये है कि सर फिर प्रॉब्लम क्या हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था, उसमें जब टर्की हार जाता है, तुर्की हार जाता है, तो वहाँ पे जो खलीफा का पद है, उस पद को जो ब्रिटिश है, अंग्रेज़ है, वो हटा देता है। खलीफा के पद को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। देखिए खलीफा का पद क्या होता है, मुस्लिम धर्म के ये प्रमुख पद के रूप में माना जाता है। स्पेशली मुस्लिम समाज के लोग पूरे विश्व में इस पद का सम्मान करते हैं, इस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो खलीफा के पद पे आसीन रहता है। सो आप ये देख सकते हैं, ये मतलब खलीफा की संज्ञा दिया जाता है, आप समझ सकते हैं ये बात, ठीक है। सो विश्व के मुसलमानों के साथ साथ भारत में भी मुस्लिम वर्ग द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। भाई ये जैसे ही पद हटा ना, तो पूरे विश्व में मुसलमानों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, चाहे वो किसी भी देश का हो, टर्की हो या यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सभी लोगों ने अंग्रेज़ों के इस फैसले का विरोध किया, अपमान किया कि हमारे आप खलीफा के पद को हटा नहीं सकते, ये हमारे धर्म के सबसे प्रमुख है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो भारत में भी इसी कॉन्सेप्ट के वजह से, इसी लॉजिक के वजह से भारत के मुस्लिम वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, ठीक है। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे ये, ठीक है। इसीलिए इसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। देखिएगा, मौलाना आज़ाद हकीम, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति की स्थापना हुई कि अंग्रेज़ों से हम किस प्रकार इस
अपमान का बदला लेंगे, हम अंग्रेज़ों के से खिलाफत में क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, हमें किस प्रकार अंग्रेज़ों का हम विरोध करेंगे। उसके लिए ये 3 व्यक्ति मौलाना आज़ाद हकीम, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अब ज़रा समझिएगा, मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, बच्चों इन्हें अली बंधु कहा जाता है। जो मुस्लिम नेता हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु के नाम से जाना जाता है। और ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति खिलाफत आंदोलन से जुड़े हैं, तो आपका मोहम्मद अली और शौकत अली, ये 2 व्यक्ति आपके खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़े रहते हैं। इस मुद्दे पर ये दोनों बंधु गांधी जी के साथ चर्चा शुरू करते हैं, बिकॉज़ गांधी जी किस प्रकार अंग्रेज़ों से लोहा लेना है, किस प्रकार अंग्रेज़ों को कंट्रोल करना है, ये गांधी जी से बेहतर कोई जानता नहीं था। अफ्रीका में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की हालत जो ख़राब कर दी थी, तो ये पूरी भारत और पूरे विश्व में इस बात की चर्चा थी। उसके बाद इंडिया जब आते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो बैक टू बैक 3 आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह में सफलता इन्हें मिलता है। तो शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों बंधु मिलकर के गांधी जी से इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं कि हम किस प्रकार खिलाफत आंदोलन लेकर चले। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का ये सबसे बेहतरीन अवसर था। भाई हम भी चाहते हैं कि अंग्रेज़ों से लड़ाई किया जाए, अंग्रेज़ों को हटाया जाए, और मुस्लिम भी चाहते थे कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी हो, बट खिलाफत आंदोलन को लेकर के मुस्लिम और एग्रेसिव हो गए थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि ये सही वक्त है, हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर के अंग्रेज़ों का क्या करें, विरोध करें। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है, और ये दोनों आप अली बंधु का फिगर देख सकते हैं। एनसीईआरटी की इस लेक्चर सीरीज़ में एक ख़ास बात यह है कि आपको इतिहास की हम वो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट तस्वीर से रूबरू करा रहे हैं जो इतिहास के कभी एक समय में ये लिए गए थे। ठीक है, 1920 में क्या होता है, 1920 में कोलकाता अधिवेशन में खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1920 में कोलकाता अधिवेशन, खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि ये सही वक्त है, हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेज़ों का विरोध करें, और खिलाफत आंदोलन एक मंच प्रदान करेगा सभी हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट होने का। तो गांधी जी का ये मानना था। सो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। 1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन की कुछ रणनीतियाँ तैयार की जो इस प्रकार है। मतलब गांधी जी यहाँ पे गांधी जी की सोच ये थी कि ये बहुत सही वक्त है जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर के अंग्रेज़ों का बड़े स्तर पे विरोध करें, बड़े स्तर पे खिलाफत आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। तो गांधी जी ने कुछ रणनीतियाँ तैयार की खिलाफत आंदोलन के लिए। वो रणनीतियाँ कुछ इस प्रकार है। अगर फर्स्ट आप देखेंगे, खिताब, सम्मान और मानद उपाधि को लौटाना शुरू। भाई जो अंग्रेज़ों के द्वारा उपाधि दी गई है ना, आप उसको लात मार दीजिए, उसको फेंक दो, आप लौटा दो। ये गांधी जी का मानना था। कोई सम्मान मिला है उसे लौटाओगे, भैया हमें आपकी सम्मान की ज़रूरत नहीं है। आप तो एक सम्मान दे रहे हैं और हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं, ये ठीक नहीं था। राइट। सो बच्चों यहाँ पे अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये तो फर्स्ट रणनीति थी। दूसरी की अगर हम बात करें तो सिविल सेवा, सेना, पुलिस, कायदे से यहाँ कॉमा होना चाहिए, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, ब्रिटिश न्यायालय और विधानसभा, स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार किया जाए। जितने भी सरकारी संस्थान है ना, उसका बड़े स्तर पे भारतीय लोगों के द्वारा बहिष्कार किया जाए, ताकि अंग्रेज़ों को एक बात की समझ आए कि भाई
ये वास्तव में हमारे खिलाफ हो गए हैं और इनके अंदर यूनिटी है। तो ये एक झटका देना था अंग्रेज़ों को, ठीक है ना। तो सिविल सेवा में जो जॉब करे वो छोड़ दे, सेना वाले छोड़ दे, पुलिस में जो जॉब कर रहा है वो छोड़ दे, भाई न्यायालय में मत जाओ, विधानसभा में मत जाओ, स्कूल मत जाओ, कॉलेज का बहिष्कार कर दो। हालांकि ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्वदेशी सामानों को अपनाना शुरू। भैया ऐसा है कि जो विदेशी वस्त्र का निर्माण हो रहा है ना, विदेशी वस्तु का निर्माण हो रहा है, आप उसका विरोध कर दो। जो भारत में निर्मित हो रहा है ना, उसे अपनाया जाए, उसे पहना जाए और उसे तवज्जो दी जाए। 1920 में नागपुर सम्मेलन हुआ, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का सम्मेलन 1920 में, नागपुर सम्मेलन 1920 में नागपुर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन अपनाया गया। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के साथ साथ हम अंग्रेज़ों के इस शासन में सहयोग नहीं करेंगे, इसीलिए गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन, जो 1920 नागपुर सम्मेलन में ये तय किया गया। असहयोग मतलब सिविल सेवक काम नहीं करेंगे, सेना काम नहीं करेगी, पुलिस काम नहीं करेगा, ब्रिटिश न्यायालय जो है उसमें भारतीय लोग काम नहीं करेंगे, विधानसभा मत जाओ और स्कूल और कॉलेज का तो बहिष्कार कर दो। विदेशी वस्त्र छुओ मत, पहनने की तो दूर बात है। अगर वस्त्र पहनना है और पहनना ही है, स्वदेशी अपनाओ। भारत में जो हथकरघे के द्वारा, चरखे के द्वारा जो खादी वस्त्र का निर्माण हो रहा है, ये रणनीति थी गांधी जी की। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 1921 में एक साथ शुरू होता है असहयोग खिलाफत आंदोलन। आंदोलन के अंदर अलग अलग क्या क्या धाराएं थी, ये भी अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यह आंदोलन शहर में मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ शुरू हुआ, स्पेशली असहयोग के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब शहर में स्टार्ट हुआ और मध्यम वर्ग के परिवार इसमें भागीदारी लिए थे। छात्र और शिक्षक ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। भैया बहिष्कार होगा तो जो शिक्षित लोग हैं वो अगर इसमें भाग ना ले तो ये ठीक नहीं है। तो जितने भी छात्र थे, भारतीय छात्र थे, अब वो स्कूल जाना छोड़ दिए। सरकारी टीचर जो भारतीय थे वो भी उसमें पढ़ाना छोड़ दिए, ठीक है। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। भाई तभी तो पता पड़ेगा अंग्रेज़ों को कि वास्तव में भारतीय लोग गुस्से में हैं, राइट। ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, भैया जला दिए जाएंगे विदेशी वस्त्र। हमें नहीं चाहिए आपके इस विदेशी वस्त्र और ये स्टैंडर्ड वस्त्र। हम तो भारतीय वस्त्रों का ही क्या करेंगे, भारतीय वस्त्रों का ही इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था असहयोग आंदोलन में। स्वदेशी कपड़ा अपनाएंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। खादी, अच्छा लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, स्वदेशी वस्त्र सस्ता था, महंगा था। खादी वस्त्र क्या था, महंगा था। चरखे से चला करके उसे बुनाई होती थी और जो विदेशी वस्त्र था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ सेल कर रही थी विदेशों से ला करके, वो सस्ता था क्योंकि हाईटेक मशीनों के द्वारा उस समय भी निर्मित हुआ करता था। और ये खादी वस्त्र चरखे और हाथ से बनाया जाता था। सो प्रॉब्लम ये हो गई बच्चों कि खादी वस्त्र इतना महंगा था कि महंगा होने के कारण गरीबों के लिए बहिष्कार उपयुक्त नहीं था। अब ये वही हाल हो गई कि भाई हम बहिष्कार तो करने निकल पड़े, बट पता चला कि हम जिस चीज़ को अपनाना चाहते हैं वो चीज़ इतना महंगा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो गरीब जो लोग थे भारत में, वो उनको बहिष्कार करना उपयुक्त नहीं हुआ। वो बड़े स्तर पे बहिष्कार नहीं कर पाए क्योंकि वो गरीब थे और वो इतना महंगा होने के कारण उसको खरीद नहीं पाएंगे, खादी वस्त्र को खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए गरीब वर्ग ने, गरीब लोगों ने, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने बहिष्कार उतने बड़े स्तर पे नहीं किया, या कहें न के बराबर किया।
बट मन के अंदर तो एक धारणा थी कि इसका बहिष्कार होना चाहिए, बट मजबूरी थी कि आप खादी महंगा वस्त्र खरीद भी तो नहीं सकते हैं ना। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्याएं पैदा हो गई। वस्तु बट उसके साथ साथ जो ब्रिटिश संस्थान है उसका भी बहिष्कार किया गया। अच्छा, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखिए। ये आंदोलन भारत में असहयोग आंदोलन कितने व्यापक रूप में अलग अलग क्षेत्र में फैलता है। आंदोलन की अलग अलग धाराएं, मतलब अभी तो हमने बात किया कि शहर में मध्यवर्गीय लोगों के बीच से यह आंदोलन जगा या उठा, बट देहात में क्या हुआ, देहात में किस प्रकार इसका विरोध या विद्रोह या आंदोलन चलाया जा रहा था। लखनऊ अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया। अवध उत्तर प्रदेश, अवध बिहार, सॉरी अवध बिहार है, ठीक है। फीजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर चुके थे। जो बाबा रामचंद्र जी थे ना, वो फीजी में गिरमिटिया मजदूर का मतलब भारत से तय कीमतों पर विदेशों में जाकर के कार्य करना, मजदूरी करना, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। तो ये फीजी में जाकर के कार्य कर चुके थे। किसानों का आंदोलन अत्यधिक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरोध में था। भाई जो गाँव में किसान थे वो तो इसी बात से ज़्यादा प्रभावित थे या अप्रभावित थे आप कह सकते हैं, या पसंद नहीं था, जिससे कि उनसे बहुत ज़्यादा राजस्व की वसूली की जाती थी बड़े बड़े जमींदारों के से। तो ये इसलिए ये इस आंदोलन में भागीदारी लेते हैं। लगान कम करने, भाई लगान तो कम कर लो, कुछ तो शर्म करो अंग्रेजों। एक तो फसल नहीं हो रहे हमारे और उस पे से लगान पे लगान लिए जा रहे हो। इसलिए भारतीय किसान इस आंदोलन में शामिल हुए। बेगार प्रथा खत्म करने। बेगार का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने, आप ये देख सकते हैं माचिस, ये माचिस की फैक्ट्री में मैं एज ए लेबर गया, मान लेते हैं, सपोज़ करते हैं, और मैंने मजदूरी किया, एक दिन 8 घंटे ड्यूटी किया, और रियलिटी में मुझे माचिस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, तो मेरी मजदूरी एक दिन की अगर 1000 रुपये है, सो मालिक क्या कर रहा है कि 1000 रुपये न दे करके मुझे 700 रुपये, मुझे 600 रुपये दे रहा है। ये होता है बेगार, कि मुझे मेरा उचित मूल्य न मिले, ठीक है ना। तो ये बेगार खत्म करने। दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करने की मांग। भाई जो ऐसे जो जमींदार हैं जो लोगों का दमन कर रहे हैं, लोगों से बेगार करा रहे हैं, मतलब उचित मूल्य नहीं दे रहे, काम करा ले रहे हैं, बस पैसा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से जो देहात के लोग थे वो इसमें भाग लिए। पंचायतों ने क्या की, नाई धोबी बंद का आदेश। भाई जो नाई है, बाल काटने वाला, जो धोबी है, इनसे जो भेदभाव, जो इनको सामाजिक स्तर से निम्न समझना, ये बंद कर दिया जाए। ये ठीक नहीं है एक समाज के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देहात में चली, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइए ये सब चीज़ें, क्योंकि ये मैंने अपने स्लाइड में एनसीईआरटी को फुल पोस्टमार्टम करके, एनसीईआरटी को समझ करके, एनसीईआरटी के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको मैंने इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया। सो आप बिंदास होकर के इन वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, समझते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, और एक बार देखिए, फिर अगर कोई डाउट हो तो पुनः आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो देहात में विद्रोह हुआ ना, देहात में विद्रोह, अब इसमें क्या एग्जैक्ट क्या हुआ ये समझते हैं। 1920 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव, जो अवध गांव था उसमें घूमना शुरू कर दिया। अवध में अवध किसान सभा की स्थापना की, और नेतृत्व किसने किया, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र हैं। ये वही बाबा रामचंद्र है जो गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे। इन्होंने गांव में 300 से अधिक शाखा क्या किया, स्थापित किया। 300 से अधिक शाखा, ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना करके। और इसमें क्या गया, तालुकदार और व्यापारियों के घरों पर हमला, ये भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। बाजारों को लूटना,
मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ा ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय लोग जो दमनकारी उन पे राज कर रहे थे उनको ये कर रहे थे, तो ये उस समय के लिए बहुत सही था। अनाज के गोदामों पर कब्जा। भाई एक विशेष व्यक्ति अनाज के ढेर को कलेक्ट करके रखेगा और वो उसको अनुचित मूल्य पे बेचेगा, तो ये गलत बात है, तो ये कब्जा कर लिया गया। आदिवासी किसानों द्वारा स्वराज्य की व्याख्या। आदिवासी किसानों द्वारा स्वराज्य की व्याख्या। महात्मा गांधी के संदेश। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज्य के विचार का अलग अर्थ निकाल लिया। अलग अर्थ ये निकल गया कि भैया हम किसी के कर का भुगतान नहीं करेंगे, और गरीबों के बीच भूमि का पुनर्वितरण। ये उन्हें ऐसा लगा कि टैक्स मत भरो, और जो गरीब लोग हैं उनको पैसा क्या होगा, दिया जाएगा, वितरित किया जाएगा, राइट। तो इसी के चलते आंध्र प्रदेश में जो आदिवासी किसान थे बच्चों, उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला आंदोलन चलाया। गुरिल्ला आंदोलन चलाया गया, और गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है ना। गुडेम की पहाड़ियाँ पर ये रहते थे आदिवासी समाज के लोग। गुडेम की पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, ये आप देख सकते हैं, गुडेम की पहाड़ियाँ। अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहा था। आगे देखते हैं होता क्या अगले स्लाइड में। देखिए क्या होता है यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा लास्ट स्लाइड है आज का, ठीक है। उसी आंदोलन में बागानों में स्वराज्य की अगर हम बात करें, बागानों में स्वराज्य, तो असम में बागानी कार्यकर्ताओं के लिए आज़ादी का अर्थ क्या था, मतलब कैसे समझते थे वो कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, किस प्रकार से। अंतर्देशीय प्रवासन अधिनियम 1859 के द्वारा सीमित इलाकों में आसानी से बाहर जाने का अधिकार था। भाई अब सीमित इलाकों में रहेंगे और आप आसानी से बाहर जा सकते हैं, बट आपको पूछना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये कि जो असम में जो बागानों में काम करने वाले, चाय के बागानों में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, वो भी दमनकारी नीति से अप्रभावित थे बेसिकली, और उन्हें भी आज़ादी चाहिए थी, तो वो भी इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं। सो ये रहा हमारा एक लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 से भारत में राष्ट्रवाद का उदय। सो गाइस कैसा लगा हमारा ये लेक्चर सीरीज़, प्लीज़ आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और जल्दी ही हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे।